गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं पुष्कर वाजपेयी आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नई क्लास लेकर आया हूँ। आज हम लोग मेडवल हिस्ट्री पर खिलजी वंश का लास्ट वीडियो होगा। आज हम लोग खिलजी वंश के बारे में जो अंतिम शासक थे उनके बारे में चर्चाएं करेंगे, साथ ही साथ देखने की कोशिश करेंगे कि अलाउद्दीन के बारे में जीवन की ब्रीफली उसका वैल्यूएशन करने की कोशिश करेंगे, कौन कौन से अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ थी और कौन से निगेशंस वाली पॉलिसीज थी, उन सब पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। जो टॉपिक होगा ज़्यादातर डिस्क्रिप्टिव पेपर के एग्जाम्स के पर्पज़ से है, लेकिन जो अंतिम शासकों के बारे में है उनके बारे में जान लेना जरूरी होता है, क्योंकि मैंने खिलजी वंश के 4 शासकों के नाम को उल्लेख किया था और जब खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे तो 3 ही शासकों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन 4 शासक जो थे गाजी मलिक, उनके बारे में थोड़ा देखना जरूरी है कि किस तरह वो अब सत्ता में आते हैं। और कोई नया वंश नहीं, गाजी मलिक ना करके खुसरो खां के बारे में पढ़ेंगे, तो वो एक खिलजी ना होकर फिर भी एक खिलजी वंश की कंटिन्यूटी में भी बने रहते हैं, इसीलिए उनको भी मर्ज किया जाता है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले जो नए व्यूवर्स हैं उनको बताना चाहूँगा, इस चैनल पे हम लोग जीएस से संबंधित विषयों की तैयारी कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री और भारतीय संविधान के मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जो एक नई सीरीज़ हम लोगों ने कंटिन्यू कर रखी है कि हम लोग भारतीय संविधान के कुछ क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था अभी मैंने उसका वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो आंसर्स मुझे ऑब्वियसली नहीं मिले होंगे, उसका मैं आंसर बता देता हूँ इस वीडियो में। कि जो पहला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहाँ पे किया गया है। मैंने कहा था ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं है, कहीं भी नहीं। मतलब भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है, जबकि बजट आर्टिकल 1112 में, आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहाँ पे किया गया है, तो कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरा क्वेश्चन था, लोकसभा के फादर ऑफ लोकसभा कौन कहे जाते हैं, लोकसभा के जनक कहे जाते हैं, जो जी.वी. मावलंकर पहली लोकसभा अध्यक्ष थे। ये उन्हें जी.वी. मावलंकर, गणेश वाधवन मालवंका ऐसे कुछ नाम था, मुझे कंफर्म नहीं है, आप देख लीजिएगा इसको। जी.वी. मावलंकर इनका पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। इस तरह दोनों क्वेश्चन हो गए, फैक्चुअल थे, इसलिए ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। अब जो आज का क्वेश्चन है, तो आज के क्वेश्चन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना उठा के एक करंट के टॉपिक पे मैं 2 क्वेश्चन करूँगा। कोशिश करिएगा कि इसका क्वेश्चन ढूंढिए। मैं सिर्फ आपको एक वर्ड ही बोलूँगा, इसके बारे में आपको मुझको बताना है ये क्या है। करंट में चल रहा है, मई 2020 का है क्वेश्चन। ये है स्वामित्व, ये क्या है। ठीक है, स्वामित्व यह क्या है। गवर्नमेंट का कोई प्लान है, किसी जगह का नाम है, कोई आविष्कार है, कोई नया इन्वेंशन है, क्या है, स्वामित्व के बारे में बताइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी चेंज कर दी गई। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में बताइए किस देश ने करेंसी चेंज कर दी, अपनी करेंसी चेंज की। मई 2020 क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, अब हम लोग चलेंगे अपने जो रेगुलर टॉपिक है उस पर चलेंगे। तो हम लोग चल रहे हैं मेडवल हिस्ट्री पे, दिल्ली सल्तनत, और उसमें हम लोग खिलजी वंश का स्टार्ट कर चुके। खिलजी वंश के बारे में हम लोगों ने जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा, अलाउद्दीन का काफ़ी डिटेल में पढ़ा। पहले वीडियो में हम लोग अलाउद्दीन के जीवन के बारे में पढ़ा, दूसरे वीडियो में उसके सैन्य अभियानों के बारे में पढ़ा, और थर्ड वीडियो में हमने उसके पॉलिसीज़ के बारे में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी उनके बारे में चर्चाएँ की। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने उसके मृत्यु के बारे में चर्चा कर ली थी, किस तरह वो अलाउद्दीन 1316 में मरे थे और दिल्ली में जामा मस्जिद पर उनको दफनाया गया था। उसके बाद क्या हुआ अभी हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग नेक्स्ट शासक को लाएंगे। उसके पहले अलाउद्दीन का थोड़ा सा हम लोग वैल्यूएशन कर लेते हैं, एक समरी टाइप के देख लेते हैं जी। कभी कभी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी आ जाता है कि अलाउद्दीन की पॉलिसीज़ पर चर्चा करिए या अलाउद्दीन की वैल्यूएशन पर चर्चा करिए, तो उसके बारे में कुछ पॉइंट जान लेना जरूरी होता है। ठीक है, तो अलाउद्दीन के वैल्यूएशन के बारे में देखिए, पॉइंट टू पॉइंट मैं बोलता जाऊँगा, आप देखते जाइएगा। ठीक है, गर्मी काफ़ी पड़ रही है। तो सेना नायक अलाउद्दीन, देखिए एक उसकी कई क्वालिटीज होती। एक सेना नायक की भूमिका में भी उसने योग्य था, साहसी था, बहादुर था और साथ ही साथ महत्वाकांक्षी था, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो ये एक अच्छी बात होती है, ये एक पॉजिटिव वे में देखा जाता है कि हर इंसान को एम्बिशियस होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप गलत वे में आ जाए। एम्बिशियस मतलब हमेशा आगे बढ़ने की सोचना चाहिए। ओके, तो एक सेना नायक के रूप में एक परफेक्ट सेना नायक था, और एक सुल्तान के रूप में जब ये सुल्तान बन जाता है तो भी इसने एक काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ को
उसने अपने आप में उतारा, अपने आप में उसने ज़मीन पर लागू किया। जैसे अलाउद्दीन एक ऐसा सुल्तान रहा जिसने जो उसे सत्ता मिली थी, जो सत्ता की संरचना मिली हुई थी या जो राज्य मिले हुए थे, उसको उसने खोने नहीं दिया, बल्कि उसको और एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने के साथ साथ उसने कुछ सुधार भी किए। अब एक्सटेंड करने में देखिए, देवगिरी, गुजरात, मालवा, जल्लौर, मारवाड़, चित्तौड़, ये सब उसने एक्सटेंड ही तो किए थे। जब जलालुद्दीन के बाद जो उसके जितने राज्य मिले थे, उसके बाद उसने अपनी एम्पायरलिज्म की पॉलिसी अपनाई थी, उसके कारण उसने बढ़ाया और साथ ही साथ उसमें सुधार भी किए। उसने तो कई सुधार किए। देखिए, जैसे सैन्य सुधार भी किए और रेवेन्यू से रिलेटेड भी सुधार किए। अब सैन्य सुधार में देखिए, उसने स्थायी सेना रखना शुरू कर दिया, नगद वेतन भी देना शुरू कर दिया, ठीक है, और हुलिया लिखना शुरू कर दिया, और जो घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू कर दी। इससे तीन चार पॉलिसी उसने अच्छे में, जैसे हुलिया लिखने की परंपरा शुरू की और घोड़ों को दागने की परंपरा शुरू की। तो इस तरह के जो सुधारात्मक जो रिफॉर्म्स किए थे उसने, ये एक पॉजिटिव वे में देखने को मिलता है। अब रेवेन्यू में देखिए, उसने मार्केट पॉलिसी अप्लाई की, ठीक है, मार्केट पॉलिसी अपने लैंड रेवेन्यू की पॉलिसी एक अप्लाई की, है ना, और टैक्सेस लगाए। तो ये सब एक सुधारात्मक रूप में देखा गया, रिफॉर्म्स के रूप में समाज को रिफॉर्म किया उसने। अपनी सत्ता को जो सत्ता मिली थी विरासत में ना कर, जो उसे जीत कर मिली थी, उसको उसने खोने तो नहीं दिया, जबकि उसमें एक्सटेंड किया। ये इसका एक वैल्यूएशन के रूप में देखा गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, सत्ता का केंद्रीकरण भी उसने किया, सेंट्रलाइज कर दिया पूरी को। अब सेंट्रलाइज करने का मतलब क्या मतलब है कि देखिए, उसने कहीं ना कहीं ये पॉलिसी अपना रखी थी कि सब कुछ मैं ही हूँ, सेंटर सुल्तान ही सब कुछ है। और उसने सभी मंत्रियों को, देखिए, जो सुल्तान के नीचे जितने भी मिनिस्टर थे और दरबारी थे, सामंत थे, अमीर थे, ये सबको उसने अपने नीचे ही रखा, कभी भी उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कुल मिला के उनको मजबूर कर दिया था अपनी आज्ञा मानने के लिए। ये कहा जाए, इसकी पॉलिसी को इतने कठोरता से उसने अप्लाई किया था कि सभी उससे भय खाते, उसके दरबारी भी उससे भय खाते थे। और उनसे देखिए, ये नहीं कि बिना मांगे, सिर्फ सलाह मांगता था तभी ये लोग अपनी सलाह भी देते थे। बिना मांगे कोई नहीं बोलेगा, बिना जब तक किसी को कहा नहीं जाएगा कोई भी मुंह नहीं खोलेगा। दूसरी बात, और सलाह तो मांगता था, और सलाह मांग रही, ये नहीं कि आपने सलाह दे दी हमने मान ली, सिर्फ सलाह दीजिए और अपनी कुर्सी पर बैठ जाइए। ओके, इस तरह का उसने कुल मिला के एक निरंकुशवाद शासन की, अपनी एक निरंकुशता की पॉलिसी अपनाई। ओके, अब देखिए, जब दरबारी इसमें उसने सबसे बड़ा इंटेलिजेंस, इनको कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा इंटेलिजेंस का रोल प्ले, यानी गुप्तचर विभाग का रोल सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि गुप्तचर विभाग इतना हावी हो गया था इन लोगों पे कि ये लोग अपने विचार विमर्श करने में भी डरते थे कि हम लोग आपस में बात करें और कौन उनका गुप्तचर बैठा हो जो सुल्तान तक हमारी बात पहुंचा दे। तो बर्नी इस बारे में लिखते हैं कि सुल्तान के दरबारी ही आपस में बात सिर्फ इशारों में या संकेतों में करते थे, बोलते ही नहीं थे दरबार में। इतना उसने अपना कंट्रोल, सत्ता का केंद्रीकरण बना के रखा था, है ना। एक और इसमें बात आई थी कि किसी को भी अपने पद का घमंड नहीं आना चाहिए, इसीलिए इसने क्या किया था कि जो पुराने अमीर और सामंत अमीर दरबारी जो थे ना, उनको अपदस्थ कर दिया था। जो ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहा था ना, उसको अपने पद से हटा दिया था और उसकी स्थान पर साधारण और स्वामी भक्त लोगों को रिक्रूट किया, नई भर्तियां अनाउंस कर दी, ठीक है, स्वामी इनको रिक्रूट किया। अब इससे देखिए, कुल मिला के उसका कहना था समरी के तौर पे कि चाहे किसी के चाचा विधायक हो, चाहे किसी विधायक सांसद हो, चाहे किसी चाचा मिनिस्टर हो, कोई कुछ भी हो, मेरे लिए सब प्रजाजन ही हैं, प्रजा ही हैं। और किसी के साथ भी कहा जाए एक
पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करे, सब लोग मेरे सामने एक जैसे मैं एक प्रजा में साधारण व्यक्ति के साथ व्यवहार करूंगा वैसे ही अपने दरबारी के साथ भी व्यवहार करूंगा। एक सेंट्रलाइज मतलब कुल मिला के एक सेंटर में ही एक सत्ता, एक सुदृढ़ केंद्र की स्थापना की थी और केंद्र में सुल्तान खुद बैठा हुआ था। और देखते हैं अब इसने देखिए एक सुधारात्मक भी प्रभाव किया कि सब पर पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा था। दक्षिण में जीत लिया, पूरे भारत को कंट्रोल किया था। जो धार्मिक अनुयायी थे, धर्मगुरु थे, इन पर भी कंट्रोल कर रहे थे। इनको भी अपने आगे उसने हस्तक्षेप करने पर रोक लगा रखी थी। दक्षिण को अपने आगे नतमस्तक किया, धार्मिक गुरुओं का, और उत्तर के राजा को तो नतमस्तक किया ही हुआ, तो उनको तो अपने अधीन कर लिया था। अब देखिए इन सब तीनों को कंट्रोल करने के बाद उसने क्राइम को, अपनी शासन व्यवस्था के नियम को इतनी कठोरता से अप्लाई किया कि जो जलालुद्दीन के टाइम चोरी डकैती की घटनाएं एक अपराध, एक नॉर्मल सामान्यता हो गया था, अब वे सुनने में भी नहीं आते थे। तो कुल मिला के शासन व्यवस्था, शासन और प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी तरह उसने अप्लाई कर दी थी। ये तो हुआ उसका पॉजिटिव, ये हमने अच्छी अच्छी बातें उसके बारे में डिस्कस की। अब देखिए थोड़ा सा अब उसका दूसरा पॉइंट चलते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अब वो कलाकारी क्या किया उन्होंने। अब तो उन्हें ये शासन प्रशासन व्यवस्था कर ली, क्या उसने स्थापत्य के क्षेत्र में कोई योगदान दिया था? तो हाँ दिया था, कला और स्थापत्य क्षेत्र में दिया था। उसके दरबार में दो कहा जाए कवि या रचनाकार थे, अमीर हसन और अमीर खुसरो। अब अमीर खुसरो आप कहेंगे कि अमीर खुसरो तो कई बार देखने कई शासन में रहा, लेकिन अमीर खुसरो को दरबारी कवि का जो खिताब मिला था, जो पद मिला था, वो इसी के टाइम मिला था, अलाउद्दीन के फर्स्ट टाइम जो दरबारी कवि का जो पद मिला था वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में मिला था। और ये अमीर हसन को भारत का शादी कहा जाता है, भारत का शादी, इन दोनों को उसने संरक्षण दिया था। और देखिए उसने और क्या कुछ बनवाए तो अलाई दरवाज़ा या अलाई दुर्ग भी बोलते हैं, अलाई दरवाज़ा या अलाई दुर्ग, सीरी का किला भी बनवाया था। ओके, एक 1000 स्तंभ का महल बनवाया था, 1000 स्तंभ का महल बनवाया था, जिसे 1000 सातुन भी कहा जाता है, 1000 सातुन भी कहा जाता है। और बर्नी ने इसे नवनगर या नया नगर भी कहा था, है ना। ऐसा कुछ राइटर्स लिखते हैं कि इसने कुतुब मीनार को भी एक्सटेंड और अधिक विस्तार करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको कर नहीं पाया था। अलाई दरवाज़ा हो गया। हौज खास भी इसने बनाया था। एक हौज खास एक तालाब टाइप का होता है, हौज खास भी इसने बनवाया था, तालाब टाइप का होता है। और एक अब ये पूछते हैं कि शमशी तालाब बनाने की परंपरा किसने स्टार्ट की थी? तो शमशी तालाब बनाने की परंपरा भी अलाउद्दीन ने स्टार्ट की थी। इतनी इसकी थी। ओके, अलाई दरवाजे, देखिए अलाई दरवाजे, अलाई दुर्ग भी कहते हैं, शीरी किला या कुश्क ए शीरी भी कहा जाता है, शीरी का किला या कुश्क ए शीरी भी कहा गया है। 1000 स्तंभ का एक महल था, इसने बनवाया था, उसको 1000 सातुन भी कहा गया, और नवनगर या नया नगर बर्नी ने कहा। हौज खास बनाओ, शमशी तालाब, इस तरह के उसने। अब देखिए ये पॉजिटिव होगा, और ये उसने एक्स्ट्रा करिकुलम विटे में जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ थी उस पर चर्चा कर ली। अब थोड़ा निगेशंस के बारे में बात है, इसकी बुराइयाँ क्या थी। अब देखिए बुराइयों को इतिहासकारों ने कवर करने की कोशिश की थी, ये भी नो डाउट। जैसे अभी हम लोग देखिए इतिहासकारों में दो तरह के इतिहासकार आ जाते हैं। एक तो तत्कालीन इतिहासकार आ जाते हैं, जैसे अमीर खुसरो, बर्नी क्या क्या लिख रहे हैं, और एक समय आधुनिक इतिहासकार आ जाते हैं, जो उसकी बात को या तो डिफेंड करते हैं या तो डिनाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जो इतिहासकार अलाउद्दीन के बारे में लिखते हैं उसको आधुनिक इतिहासकार डिफेंड करते हैं। अभी जब और आगे हम पढ़ेंगे तो उसको डिफेंड ना करके उसको डिनाई कर देंगे कि ऐसी पॉलिसीज़ नहीं थी, है ना। ये बात थोड़ी सी, ये सब बातें डिस्क्रिप्टिव पेपर में बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो अब देखिए अलाउद्दीन की एक पॉलिसी थी कि वो दंड देने में बहुत कठोर था, बहुत ही निर्दयता, बर्बरतापूर्ण दंड देता था। और जैसे देखिए दंड देने में काफ़ी भी बहुत ही निर्दय था, बर्बरतापूर्ण, निर्दयतापूर्ण, कठोर दंड देता था। ऐसा कहा जाता कि साधारण सी अपराधों पे वो मृत्यु दंड दे देता था। और इसने हिंदुओं का नरसंहार करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। ऐसा हम लोगों ने कई पॉइंट्स में चर्चा देखने को मिली कि हिंदुओं की स्थिति काफ़ी दरिद्र हो चुकी थी। और जैसे उसने मुगीसुद्दीन अपने काजी से डिस्कस भी किया, तो वो हम लोग पॉइंट्स में चर्चा की थी। मुगीसुद्दीन ने अपने
वक्तव्य में हिंदुओं का प्रताड़ित करने या उनको दरिद्र बनाने, उनका दमन करने संबंध में अपने वक्तव्य बोले थे अलाउद्दीन खिलजी से। तो अलाउद्दीन की खिलजी की पॉलिसी हिंदुओं के अगेंस्ट ही रही उसके शासनकाल में। लेकिन यहाँ पे देखिए कंपैरिजन देखने को मिलता है। पहला तो पॉइंट है कि उसके दंड देने की पॉलिसी बहुत ही क्रूएल थी। दूसरा था हिंदुओं के अगेंस्ट उसकी पॉलिसी कुछ ज़्यादा ही क्रूएल नहीं। देखिए हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में जब हम लोग बलबन और अलाउद्दीन का कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं, देखिए बलबन और अलाउद्दीन के कंपैरिजन एक तो हम उसकी शायद सैन्य अभियानों में करते हैं कि बलबन का मेन टारगेट मंगोलों से अपने आप को सुरक्षित रखना था। उसने कभी भी अपने एरिया को एक्सटेंड करने की कोशिश नहीं की, ना तो भारत में कहीं अन्य राज्य को जीतने की कोशिश की। लेकिन अलाउद्दीन ने मंगोलों को रोकने के साथ साथ भारत के इंटरनल राज्यों को जीतने की कोशिश की। ये पॉलिसी में डिफर आया। दूसरी पॉलिसी में डिफर ये आया कि बलबन ने सिर्फ उन्हीं हिंदुओं को दमन करवाया था जो उसका विरोध कर रहे थे। बलबन ने सिर्फ उन्हीं हिंदुओं को दमन करवाया जो उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन अलाउद्दीन ने ऐसा नहीं था। अलाउद्दीन ने सभी हिंदुओं का दमन करवाया और यहाँ तक कि उसने मुसलमानों का भी दमन करवाया। अभी इस पॉलिसी में हम लोग जब बताएंगे कि मुसलमानों के दमन क्यों करवाया। तो हिंदुओं के साथ साथ उसने मुस्लिमों का भी दमन करवाया, है ना। और इसकी पॉलिसी देखिए बलबन और अलाउद्दीन का क्यों कंपेरिजन करें, क्योंकि दोनों निरंकुशवाद शासन को बढ़ावा दे रहे थे। तो इस अलाउद्दीन ने हिंदू मुस्लिम दमन तो करवाया, साथ ही साथ इसकी दूसरी भी पॉलिसी थी। ये निर्दयतापूर्ण दंड तो देता ही था, साथ ही साथ अपने विरोधियों का बदला उनके स्त्रियों और बच्चों से लेता था। जैसे 9 मुस्लिमों को केस आता था कि बवाल हुआ था गुजरात में, लेकिन उसके स्त्रियों और बच्चों से यहाँ दिल्ली में मरवा दिया था। उसके जो जलालुद्दीन का टाइम जो अमीर थे, जो विश्वासघात करके अपने सुल्तान से विश्वासघात करके अलाउद्दीन के खेमे में आ गए थे, उनको भी स्त्री बच्चों को मरवा दिया था, उनकी सारी संपत्ति लूट ली थी। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिसी अगेंस्ट में आ जाती है, अलाउद्दीन की नीतियों के अगेंस्ट में आ जाती है कि अलाउद्दीन पहले तो हिंदुओं मुस्लिम सबको दमनकारी नीति को फॉलो किया, दंड बहुत निर्दयतापूर्ण दिए, और फिर तीसरा उस जो अपने विरोधियों को बदला लेता था, विरोधियों को बदला लेने के साथ साथ वो स्त्रियों और बच्चों से भी उनसे बदला लेता था। ये 3 पॉइंट आते थे। तो काफ़ी इस तरह कहा जाता है कि उसकी पॉलिसी रक्त और युद्ध की पॉलिसी रही, रक्त और तलवार की पॉलिसी रही। लेकिन अब देखिए इस बात को दूसरा पॉइंट इसके दंड इसी का और दूसरा पॉइंट दोनों को मर्ज करके चलते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसका ये समझते हैं कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसने कभी भी तरीकों पर ध्यान नहीं दिया। जैसे इंग्लिश में एक फ्रेज होता है बाय हुक एंड बाय क्रुक, उचित या अनुचित रूप से उसे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाए थे। उससे किसका नुकसान हो रहा, किसका फायदा हो रहा, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे अपने टारगेट को अचीव करना था। ये पॉलिसी कहीं ना कहीं गलत बताई गई, क्योंकि कभी कभार उसकी पॉलिसी में कुछ निर्दोष लोग भी मार दिए जाते थे, है ना, जिनके कोई खता नहीं होती, जिनका कोई गलती भी नहीं होती थी, वो भी मार दिए जाते थे। या कुछ लोगों का बेकार में ही उनका दमन हो जाता था, उनको नुकसान उठाना पड़ता था, है ना। इस तरह की पॉलिसी उसके जो बाय हुक एंड बाय क्रुक की पॉलिसी थी, इसको क्रिटिसाइज किया गया। बाय हुक एंड बाय क्रुक की जो पॉलिसी थी, देखिए मैंने बोल दिया, मैं बस समरी लिख रहा हूँ। एंड बाय क्रुक की पॉलिसी थी, तो उचित या अनुचित रूप से जो उद्देश्य। अब देखिए दोनों पॉलिसी को आधुनिक इतिहास का, देखिए मुस्लिम जो तत्कालीन इतिहासकार उन्होंने तो क्रिटिसाइज कर दिया, लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार हैं इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या लिखते हैं कि तात्कालिक रूप से जब तत्समय अगर आप इस तरह की पॉलिसीज नहीं अपनाएं, क्योंकि उस समय जो संघर्ष और विश्वासघात का युग था, जो संघर्ष और विश्वासघात का टाइम था, यदि आप इस तरह की कठोर पॉलिसी नहीं अपनाएंगे तो कब कौन आके आपकी पीठ पे छुरा फूंक देगा आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। जैसे अलाउद्दीन ने खुद ही जलालुद्दीन को मार के तो गद्दी प्राप्त की थी। यहाँ एक इतिहास, एक लंबा इतिहास चला आ रहा है। जब देख रहे हैं कि एक शासक एक कोई सेनानायक होता है, कोई मंत्री होता है, कोई दरबारी होता है, कोई प्रधानमंत्री होता है, इसी तरह अपने शासक को, सुल्तान को मारकर सत्ता हथियार होते हैं। तो अलाउद्दीन इस तरह की पॉलिसी ना अपनाता, उसको कोई ना कोई दरबारी आकर उसको मार देता और सत्ता हथियार लेता। इसीलिए उसने इतनी निरंकुशवाद की अपनी पॉलिसी अपना रखी थी, इतना कठोर नियम बना रखे थे। और दूसरा पहला तो उसने ये बताया, पहला पॉइंट तो ये बताया कि
उदाहरण उस समय संघर्ष और विश्वासघात का युग था और इस तरह की पॉलिसी अपनाना उचित था। दूसरा पॉइंट ये बताया, दूसरा पॉइंट आप देखिए, दूसरा पॉइंट ये बताते हैं कि जो दिल्ली में शासक थे वो भारतीय ना होकर विदेशी थे, तुर्की थे, तो उन्हें दिल्ली की जनता से कोई खास लगाव नहीं था। उन्होंने कभी भी दिल्ली की जनता के हृदय और सद्भावना को जीतने की कोशिश भी नहीं की थी। इसी कारण वे कभी भी सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार दिल्ली की जनता से नहीं कर पाए और दमनकारी नीतियों का उन्होंने सहारा लिया। ओके, इस प्रकार के पॉइंट्स हम लोग देखिए कितना बढ़िया कंपैरिजन किया है। एलिमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए बहुत आइडियल मैटर होता है ये। अगर आप किसी इंटरव्यू में या कहीं एक्सप्लेनेशन में इसको एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और अच्छे नंबर मिलेंगे आपको, है ना। तो और देखते हैं अब इस प्रकार की जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, लास्ट में समरिक तौर पर लिखते हैं कि अलाउद्दीन के टाइम निरंकुशवाद अपनी पराकाष्ठा में पहुंच चुका था, जो बलबन के टाइम भी नहीं हुआ था। लेकिन आधुनिक और प्राचीन इतिहासकारों के दिए गए तथ्यों के आधार पर अगर एक निष्पक्ष समीक्षा की जाए तो यह कहा जा सकता है कि मध्यकालीन युग में दिल्ली सल्तनत पे एक आदर्श एक सुल्तान की भूमिका में अलाउद्दीन का नाम लिया जा सकता है, क्योंकि देखिए सारी अच्छाइयाँ ही उसकी समझ में आई। उसने सुधार किए, सेना में सुधार किए, प्रशासनिक सुधार किए, अपने धर्म का जब कैबिनेट में सुधार किए, ब्यूरोक्रेसी में सुधार किए, फिर उसने अपने दरबार में सुधार किए, इंटरनल पॉलिसी को मजबूत किया, फिर स्थापत्य कला में भी योगदान दिया। अब जो उसकी जो दमनकारी नीतियाँ थीं उसको इतना क्रिटिसाइज किस लिए नहीं किया गया, क्योंकि तत्कालीन समय में ऐसा समय ही था, यदि आप कठोरता से नियम पालित नहीं करेंगे तो कोई ना कोई आपको अपने सत्ता हस्तगत कर देगा। इसीलिए इतिहासकारों ने इसकी पॉलिसीज को नहीं किया है। जैसे उसने कठोर दंड दिया गया था, जरा जैसे बात में सूली टंगवा देता था, ठीक है। फिर हिंदू मुस्लिमों को मरवाया था, इसलिए मरवाया था क्योंकि उसे भारत की जनता से कोई भी सद्भावना नहीं थी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसने सबका दमन करवाया था। जैसे आप खंबात की घड़ी में देख ही सकते हैं, जब गुजरात विजय के गए थे मलिक काफूर, तो उसने मलिक काफूर ना गए, गुजरात विजय के में नुसरत खान और उल्लुक खां को भेजा था, तो कत्लेआम करवा दिया था। ओके, और फिर अब तीसरी बात बताइए क्या, कब बताएगी, वो अपने नीतियों में उचित या अनुचित, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उचित या अनुचित नीतियों का कोई भी मेंशन नहीं करता था, उसको अपने उद्देश्य प्राप्त करना था। ये पॉइंट होगा। अब इस तरह ये बताया जाता है कि निरंकुशवाद अपनी पराकाष्ठा पहुंच गया और मध्यकालीन युग में अगर सामरिक तौर पर देखा जाए, समीक्षा की जाती है, तो मध्यकालीन युग में अलाउद्दीन का एक विशेष स्थान देखा जाता है। इस वीडियो को इस 10 मिनट का वीडियो होगा, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, ये पोर्शन, ये स्लाइड 10 से 15, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पहले सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जो मेरा लास्ट वीडियो है जिसमें मैंने इकोनॉमिक पॉलिसी पर टर्म की चर्चा की, यदि आपको वो चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मुझे मेंशन करके मुझे बताएं, मैं उस बात को फिर से नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। क्योंकि यदि आपको वो टर्म्स अगर नहीं समझ में आएगा तो उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी कभी भी समझ में नहीं आएगी, और जब तक पॉलिसी समझ में नहीं आएगी तब तक आप उसको कभी लिख भी नहीं पाएंगे, है ना। तो जो पॉइंट ना समझ में आएगा उसको तत्काल बताया करें। मैंने बता दिया था कि आपको सैन्य प्रशासन समझ में आ जाएगा, लेकिन उसकी बाजार पॉलिसी इसीलिए समझ आएगी क्योंकि आपको इकोनॉमिक टर्म्स नहीं पसंद है, क्योंकि जैसे डिमांड और सप्लाई का क्या प्रोसेस होता है, क्या कनेक्शन होता है, कैसे ऊपर वो जो ग्राफ में उतार चढ़ाव होता है वो किस प्रकार आता है, जब तक ये पॉइंट नहीं समझेंगे तब तक आपको ये बात नहीं समझ में आएगी। बेसिक तौर पर आप उस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको मुमकिन है समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जहां हम लोग अलाउद्दीन के वैल्यूएशन तो कर ही चुके हैं। अब हम लोग अलाउद्दीन के बाद जो शासक आता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बारे में पूरा देख लेंगे एक स्लाइड में, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उसके बाद खुसरो खां के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ इस स्लाइड में हम लोग अलाउद्दीन के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बारे में चलेंगे। 4 साल का शासन रहा, और कहा जाए एक बहुत ही अलाउद्दीन की जो उसने अपनी सत्ता को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया था, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने में एक अतुलनीय योगदान दिया था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने। उस देखते हैं वो किस प्रकार से था। तो स्टोरी वहीं से पिक करने की कोशिश करेंगे। अलाउद्दीन 1350 में बीमार पड़ता है और अपने पुत्र खिज्र खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है, लेकिन खुद खिज्र खां विलासिता और उत्तरदायित्व विहीन होता है, तो वह दुखी हो जाता है और मलिक काफूर को बुलाता है। लेकिन इस दौरान
उसकी वाइफ मलिक जहाँ अपने भाई अलप खां के साथ मिलकर सुल्तान की शक्ति को कमज़ोर कर देती हैं। अब मलिक काफूर जब 1315 में देवगिरी से, याद रखिएगा देवगिरी से आ रहा है, क्योंकि देवगिरी को उसने पुनः 1312 में शंकर देव का अगेंस्ट करके जीता था। अब देवगिरी की सत्ता हरपाल देव को हस्तगत करते मलिक काफूर वापस लौट आया है दिल्ली। अब मलिक काफूर देखा सुल्तान अपनी मरणासन स्थिति में आ चुका है, तो उसके महत्वाकांक्षाएं जाग जाती हैं। अब वो खिजर खां, मलिक जहाँ और अलप खां के विरुद्ध सुल्तान को षड्यंत्र बता देता है, और इससे दुखी होकर सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद मलिक काफूर ने अपनी चाल चलते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए जब खिजर खां को कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ओके, यहाँ चलते हैं, मुबारक शाह 1316 to 1320, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब देखिए अलाउद्दीन ने, ये लिखता हूँ मैं अलाउद्दीन को, तो अलाउद्दीन ने उसके बाद खिजर खां तो इरिस्पॉन्सिबल हो गया था, तो अब उसने शहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। शहाबुद्दीन उमर, ये कौन था? ये 6 वर्ष का बालक था, ठीक, 6 वर्ष का बालक था। ये झात्यमाली का पुत्र था, झात्यमाली का पुत्र। झात्यमाली कौन थी? रामचंद्र देव की पुत्री थी, जिसको जो जब मलिक काफूर दोबारा देवगिरी जाता है तो रामचंद्र देव से अटैक करता है, रामचंद्र देव को किडनैप करके लाता है अलाउद्दीन शर्मा। अलाउद्दीन उसका सम्मान करता है, लास्ट टाइम मैं बता चुका हूँ, अलाउद्दीन सम्मान करता है, जिससे रामचंद्र देव काफ़ी गदगद हो जाते हैं, अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से कर देते हैं। तो यह झात्यमाली का पुत्र शहाबुद्दीन उमर था, लेकिन उम्र थी 6 साल। इसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है और स्वर्गवास हो गया इसके बाद अलाउद्दीन की जगह। तो इसके बाद मृत्यु हो जाती है। और फिर मलिक काफूर क्या करता है? मलिक काफूर करता है, जो अलाउद्दीन की वाइफ थी मलिक जहाँ, ठीक है, मलिक जहाँ से शादी कर लेता है, और शादी करने के बाद उसकी सारी संपत्ति को हड़प कर तीनों को, अलप खां, मलिक जहाँ और खिजर खां, तीनों को कैद कर देता है। और इसका सुल्तान, ये जो सुल्तान बनना है तो इसका संरक्षक बन के बैठ जाता, मतलब वास्तविक पावर मलिक काफूर के पास आ जाती है। मलिक काफूर यहाँ पे संरक्षक या वास्तविक शासक के रूप में बैठ गया। लेकिन सुल्तान का एक और पुत्र था मुबारक शाह, इसको भी उसने कैद कर लिया था। और यहाँ पर मलिक काफूर अलाउद्दीन के अंगरक्षक, रखिएगा अपने अंगरक्षक नहीं भेजे, अलाउद्दीन के अंगरक्षक भेजे, जिनको पायक कहा जाता था, उनको भेजा कि मलिक काफूर को जाके मार दो जाके। अब पायक जब मुबारक शाह के पास जाते हैं तो मुबारक शाह उनको अपने अतीत याद दिला देते हैं। वो कौन सी मूवी थी, करण अर्जुन का है, उसको अपना कि अलाउद्दीन के अगेंस्ट, अलाउद्दीन ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, सुल्तान इतने सब कि आप उसके पुत्र को मार दोगे, ये सब नहीं चलेगा, जिसका नमक खाया वो कर चुकाना पड़ेगा, इससे कि अच्छी बातें बताई। देन पायक ने क्या किया, इसके साथ मिल गए। अब ये दोनों इसके साथ मिल गए और दोनों ने मिल के काफूर को मार दिया। और अब क्या हुआ, मुबारक शाह संरक्षक बन गया शहाबुद्दीन उमर का, और कुछ दिनों बाद इसको भी मार कर खुद सुल्तान बन गया। सुल्तान बनने के बाद क्या हुआ, सुल्तान बनने के बाद इसने अपना नाम रखा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ये नाम उसने अपना, इस नाम से गद्दी पर बैठा, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह नाम से गद्दी पर बैठा। और 2 उपाधियाँ पे इसने ली थी, अल इल्ला और उल इल्ला, ये एक ही नाम है, ओके, अल इल्ला उल इल्ला। और अलवासिक बिल्ला, ये उसने 2 उपाधियाँ, उपाधि 2-3 थी, लेकिन मोटे तौर पर यही याद आई तो मैंने बता दिया। ठीक, कभी एग्जाम पूछे तो नहीं जाती हैं, अल-इल्ला, उल-इल्ला और अलवासिक। लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बारे में एक सेंटेंस कहा गया है, यह एक योग्य पिता का अयोग्य पुत्र था।
अयोग्य पुत्र था। इस सेंटेंस को ही हम लोग पूरी स्लाइड में डिफाइन कर देंगे। कैसे था देखिए, बर्नी लिखते हैं इसके बारे में कि अल्लाह ये जो मुबारक शाह था, इसको मुबारक शाह बोलेंगे, तो मुबारक शाह नहीं बोलेंगे, मुबारक शाह ही बोलेंगे। तो मुबारक शाह नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। पता नहीं अजीब तरह के शौक थे, ठीक है। दरबारियों के बीच नग्न होकर दौड़ा करता था, पहला पॉइंट ये। फिर इसे नग्न स्त्री पुरुषों की संगति बड़ी पसंद थी। शराबी था और वैश्यागमन इसको बहुत पसंद था। मतलब कुल मिला के सारी ही उसकी कदे डिसक्वालिटीज़ ही थी, कोई भी क्वालिटी नहीं थी, ठीक। पहला क्या था, नग्न होकर दरबारियों में दौड़ा करता था। दूसरा है क्या था कि इस नग्न स्त्री पुरुषों की संगति बहुत पसंद थी। थर्ड था शराबी था, वैश्यागमन था। एक क्वालिटी होती कि ये स्त्रियों के वस्त्र पहनकर दरबार में आ जाया करता था, है ना। एक बलबन था जिसने एक पर्टिकुलर सबके लिए यूनिफॉर्म डिसाइड कर रखी थी, और एक ये है कि स्त्रियों के वस्त्र पहन के आ जाते हैं, ठीक। इसीलिए से अभी और क्वालिटीज आएंगी, भी देखते जाइए। अब एक बात है, इसका एक कहा जाए, एक मुबारक हसन, जिसे हम लोग खुसरो खां भी कहते हैं। खुसरो खां की उपाधि दी थी, खुसरो खां की उपाधि दी थी। तो मुबारक हसन के साथ इसका विशेष लगाव था। अब देखिए, जहाँ तक विशेष लगाव की बात आती है तो कुछ राइटर्स अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखते हैं, क्योंकि वो अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर के बीच में कहा जाए प्रेम संबंध था। ऐसा बताया जाता है कि दोनों लोग कहा जाए प्रेम संबंध था, एक विशेष लगाव था दोनों के बीच में। कई डाटा से लिखते हैं, लेकिन तथ्यात्मक रूप से बात गलत साबित होती है, तो इस बात को मैंने मेंशन नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर कई बात बताए, क्योंकि मुबारक हसन को ही लेके आगे गाड़ी चलेगी ना, तो मुबारक हसन के बारे में मेंशन करना जरूरी था। तो मुबारक हसन के बारे में विशेष लगाव रखता था ये, ठीक है। तो क्या बातें हैं, एक अयोग्य पिता का अयोग्य सपुत्र था, क्योंकि बर्नी इसके बारे में बताते हैं कि दरबार में नग्न होकर दौड़ा करता था, नग्न स्त्री पुरुषों की इसकी संगति बड़ी पसंद थी, और वैश्यागमन करता था, शराबी था, कभी कभार दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहन कर आ जाता करता। इस तरह की मूर्खतापूर्ण हरकतें, क्वालिटीज़ थी इसकी, है ना। और एक मुबारक हसन, खुसरो खां, जैसे खुसरो खां की उपाधि दी थी, इससे इसका विशेष लगाव था। और ये कहा जाता था कि ये भरे दरबार में खुले तौर पे मुबारक हसन को आलिंगन देता था, उसको चूमता था, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि भरे दरबार में सबके सामने मुबारक हसन या खुसरो खां को आलिंगन देता था और चूमता था, ऐसा उसने बताता है। और इसी खुशी में प्रेम क्या बोला जाए, लव इज़ ब्लाइंड, इसी के आधार पर उसने खुशी में खुसरो खां को, मुबारक हसन खुसरो खां की उपाधि भी दी थी। अब आगे देखते हैं, इतना हो गया। अब देखते हैं और आगे। जब ये सत्ता में बैठा, सुल्तान में सत्ता में बैठा, सत्ता में आया, तो इसने उदारतापूर्ण कार्य करते, और उदारतापूर्ण इतने कार्य किए कि अलाउद्दीन के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। कैसे फेर दिया, अब देखिए। उसने सबसे पहले बंदियों को आज़ाद कर दिया। बंदी मतलब जो कैदी थे उन सबको आज़ाद कर दिया। जिन सरदारों को दरबार से अलाउद्दीन ने हटा दिया था उन सरदारों को वापस बुला लिया। भूमि जिसकी जब्त की थी भूमि वापस कर दी। जो कठोर नियम बनाए थे उनको उन्मूलन कर दिया। कर लगाए थे उसको ख़त्म कर दिया। सारे जितने भी अलाउद्दीन ने सुधारात्मक उपाय किए सबको ख़त्म कर दिया। तो इसकी उदारात्मक नीति आई, और इसी नीति को राइटर्स लिखते हैं, राइटर इसके बारे में लिखते हैं, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा मुझे एक सेंटेंस के बारे में याद आता है। उदारता करो और भूल जाओ, ऐसा कुछ सेंटेंस है। उदारता करो और नहीं, क्षमा करो और भूल जाओ, ये सेंटेंस है, ठीक है। काफ़ी पहले पढ़ा हुआ था मेरा ये, क्षमा करो और भूल जाओ, क्षमा करो और भूल जाओ, इस तरह का सेंटेंस था, ऐसा बोला था। ये पॉलिसी किसकी थी? अगर ये बस यही सेंटेंस बोलेंगे, क्षमा करो भूल जाओ पॉलिसी किसने डिटरमाइन की थी, तो क्षमा करो भूल जाओ पॉलिसी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की थी। क्षमा करो और भूल जाओ, इस तरह के कुल मिला के कहा जाए, एक तो तुम शराबी ठहरे, दूसरी बात जो उसने सुधारात्मक पॉलिसीज अपने अलाउद्दीन ने, तुम्हारे पिताजी ने कर रखी है, उसको तुमने डिनाई कर दिया, पूरी तरह उसको डेमोलिश कर दिया। अब आगे देखते हैं,
इस तरह की पॉलिसी से क्या हो रहा है, इस तरह की पॉलिसी से एक नया विद्रोह जन्म ले रहा है। नया विद्रोह क्या ले रहा है, जैसे मालवा, गुजरात, देवगिरी और मुख्य तौर पर मैं बता रहा हूँ वारंगल, इसमें यहाँ पे विद्रोह होता। अब देखिए कुछ राइटर्स लिखते हैं कि ये विद्रोह इसके कारण हुआ था, ये सब जो नीतियाँ अपना रही थी, ठीक है। लेकिन कुछ राइटर्स लिखते हैं इसके कारण नहीं होता। विद्रोह क्यों हो रहा था, विद्रोह अभी नहीं शुरू हुआ, ये तो विद्रोह चरम पर इस टाइम पे पहुंच गया, लेकिन ये विद्रोह बैक से हो रहा है। बैक से का मतलब जब अलाउद्दीन 1350 में रुगड़ सैय्या पहुंच जाता है और मलिक काफूर के हाथ में डोर आ जाती है, शासन के मलिक काफूर, तभी से विद्रोह, क्योंकि इन शासकों का कहना था कि इन्होंने अधीनता स्वीकार की थी अलाउद्दीन खिलजी की, ना कि दिल्ली के सिंहासन की, क्योंकि उनको पता था कि अलाउद्दीन खिलजी ही उनको हरा सकता है और दिल्ली कोई सुल्तान उसको हरा नहीं सकता, और इस तरह के सुल्तान तो कतई नहीं हरा सकते। तो उसने मालवा गुजरात ये सब मुख्य रूप से जो अच्छे सकते हैं उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया, विद्रोह करना शुरू किया। और अब इसके बारे में बर्नी क्या लिखते हैं कि अब इन शासकों को यह करो यह मत करो, यह करो यह मत करो, और यह सुनो यह मत सुनो, यह मत सुनो। ऐसा सुनने का खौफ नहीं था, ऐसा सुनने का डर नहीं था। क्यों डर नहीं था, क्योंकि अलाउद्दीन तो अब खत्म चला गया था, नहीं था। ऐसा करो यह मत करो, यह सुनो यह मत सुनो, क्योंकि अलाउद्दीन ही ऐसा कठोरता नियम पालन करता था कि जो जैसा मैं कह दूंगा वैसा ही होगा। तो इस आधार पे अब राइटर्स लिखते हैं कि अब जो राजा विद्रोह कर रहे थे उनको इस किसी तरह का खौफ नहीं था, कोई कर क्या लेगा। मलिक काफूर हराए थे वो भी चला गया, कोई अलाउद्दीन थे वो भी चले गए, ये शराबी हमारा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन शराबी ने बिगाड़ दिया, ठीक है। कभी भी उसकी एक्टिविटीज़ देख के उसकी पावर का आइडिया नहीं लेना चाहिए। और इसी तरह हुआ कि मालवा पे उसने भेजा आईने मुल्क को, आइनुल मुल्क जो अलाउद्दीन का मित्र था उसको भेजा आइनुल मुल्क को, और आइनुल मुल्क ने मालवा विजय कर लिया। मालवा विजय करने के बाद उसको वहाँ से दो लोग मिले, दो भाई मिले। दो भाई कौन मिले, मुबारक, जस्ट ए मिनट, मुबारक हसन, ठीक है, मुबारक हसन और हुशामुद्दीन। अब ये मुबारक, ये दोनों कौन थे, ये बरादू संप्रदाय के थे। बरादू संप्रदाय ये क्या होते हैं, ये एक हिंदू लड़ाकू संप्रदाय होता है, ठीक है। अब ये जो दोनों भाई थे ना, ये मुस्लिम, इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, लेकिन पूर्व में ये हिंदू थे। और कौन से हिंदू थे, गुजराती हिंदू थे, और इनकी जात के बारे में लिखा जाता है कि निम्न जाति के थे, जो गडरिया जाति के थे। जाति के बारे में अलग अलग राइटर ने अलग अलग बात भी मेंशन की है, ठीक है, लेकिन मुख्य तौर पर गडरिया बताया गया है। तो मैंने डिटेल बता दी क्योंकि अभी इनके बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा होनी है। तो मुबारक हसन और हुशामुद्दीन दो भाई थे जो मालवा से अलाउल मुल्क अटैक के दौरान इनको लाया था। मुबारक हसन हुशामुद्दीन बारादू संप्रदाय के थे, एक लड़ाकू हिंदू संप्रदाय होता है, और गुजराती हिंदू थे, निम्न गडरिया जात के थे। यही पॉइंट, अभी ये पॉइंट याद रखेंगे, यही पॉइंट लेके चलेगी आगे गाड़ी। तो ये मुबारकी हसन था जिससे कहा जाए एक तरह से प्रेम संबंध था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का, ठीक है। और इसी को ही उसने खुसरो खां की उपाधि भी दे रखी थी, और उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास भी करता था। आगे जाके डिटेल में, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है आगे, इसके बाद हुआ कि सब ने विद्रोह करना शुरू किया। अब गुजरात में भी आइनुल मुल्क को भेजा। अब देखिए गुजरात में जब आइनुल मुल्क को भेजा तो गुजरात विजय कर लिया। गुजरात विजय में गुजरात विजय किया, और गुजरात विजय करके देखिए गुजरात विजय में उसने ज़फ़र खां, ध्यान रखिएगा ज़फ़र खां, ये था मुबारक शाह का ससुर, नाम याद रखिएगा। ज़फ़र खां को मुबारक खां का ससुर था, उसको वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। और फिर देवगिरी विजय करने के लिए मुबारक शाह खुद गया, और वहाँ के जो हरपाल देव थे उसको मार के उसका सर फाटक पर लटका दिया था। वारंगल प्रताप देव से उसने संधि कर ली। इस तरह उसने कई राज्य जीते। लेकिन फिर वही बात हुई,
अयोग्य, एक योग्य पिता का अयोग्य पुत्र था। ऐसे थोड़ी ना कि वीरता दिखा ली तो उसकी योग्यता सिद्ध हो गई, उसकी योग्यता अभी सिद्ध नहीं हुई, और योग्यता नहीं, उसने अयोग्यता सिद्ध कर दी कि इतनी सारी जब उसे 4 बजे मिल गए तो राइटर लिखते हैं कि वो पागल हो गया था। खुशी में उसका जस्ट मिनट, खुशी में उसका दिमाग भ्रष्ट हो गया था, और उसने बिना किसी कारण के अपने ससुर जफर खां को मरवा दिया। जफर खां को मरवा दिया, बिना किसी कारण ही के मरवा दिया, है ना। यही जफर खां जो गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया जफर। इससे क्या हुआ, जनता में उसके प्रति अभी आक्रोश तो था ही, है ना, इस तरह की नीति जब अप्लाई कर रहे थे, और फिर जब उसने बिना किसी कारण के जफर खां को मारा दिया तो जफर खां के समर्थकों ने जनता में विद्रोह कर दिया। तो अब उससे क्या हुआ, ताज की प्रतिष्ठा पर क्वेश्चन मार्क लग गया। अब जनता में उसके प्रति विश्वासपात नहीं रह गया, और जनता तो उसके सपोर्ट से हट चुकी थी पूरी तरह। इसी बात का फ़ायदा उठाया मुबारक शाह ने, क्योंकि मुबारक हसन ने, ओके, मुबारक शाह, जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था, ये खुसरो खां का, मुझे थोड़ा सा नाम कन्फ्यूज़न लग रहा है, मुबारक शाह है क्या नाम है, लेकिन आई थिंक मुबारक शाह ही है, मुबारक हसन ही है, लेकिन आप खुसरो खां लेके चलिए, सब कुछ छोड़िए, खुसरो खां नाम था, ठीक है। तो खुसरो खां और जो मुबारक शाह, खुसरो खां के प्रेम संबंध तो था, मुबारक शाह इससे प्रेम करता था लेकिन ये नहीं करता था, ठीक है, एक तरफा प्रेम था ये। तो यहाँ पर एक पॉइंट बर्नी फिर लिखते हैं कि जब मुबारक शाह खुसरो खां को आलिंगन देते हुए चूमते थे तो यह बरादू जाति का लड़ाका, ठीक है, ये क्षुद्र जनित, सेंटेंस याद रखिएगा, बर्नी लिखते हैं, ऐसा बर्नी लिखते हैं कि यह क्षुद्र जन्मित मतलब छोटी जात में जन्मित बरादू लड़ाका अपनी निकृष्ट जाति के स्वभाव के फलस्वरूप अपनी कटार निकाल के सुल्तान को मारने का विचार बनाया करता था, ठीक है। फिर से एक बात हो, जब मुबारक शाह खुसरो खां को आलिंगन व चूमते थे तब यह क्षुद्र जन्मित बरादू लड़ाकू अपने निकृष्ट स्वभाव के फलस्वरूप अपनी कटार निकाल के सुल्तान को मारने का विचार बनाया करता था। बर्नी लिखते हैं क्योंकि ये खुसरो खां किसी भी हालत में मुबारक शाह की इस तरह की हरकतें कहा जाए सहन नहीं कर पा रहा था, और इसका परिणाम यही हुआ क्योंकि मुबारक सुल्तान खुसरो खां पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। तो खुसरो खां पे विश्वास करने, ये खुसरो खां मुबारक हसन दोनों एक ही व्यक्ति हैं, खुसरो खां को उपाधि दी थी। खुसरो खां का अपनी क्रेडिबिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए सुल्तान से परमिशन मांग ली कि मेरे जो साथीगण हैं वो बिना किसी परमिशन के महल के अंदर आ सके, ऐसा परमिशन दे दीजिए। तो सुल्तान ने उसे परमिशन दे दी क्योंकि बहुत विश्वास करता था। और वो एक दिन यही हुआ कि खुसरो खां ने अपने सारे साथियों को बुला लिया महल में और मुबारक शाह की हत्या करवा दी, और खुद जाके गद्दी पर बैठता है, नसरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है, ठीक है। अब उसको बारे में नेक्स्ट चर्चा करेंगे। तो इतना हम लोगों ने देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहा मुबारक शाह, इतना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। कभी कभी एक नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में, कौन सा सुल्तान था जो नग्न अवस्था में दरबार में आया करता था, स्त्रियों कपड़े पहना करता था, वैश्यागमन करता था। तो पूरी कैबिनेट की इज्जत उसने बेकार कर दी थी कुल मिला के। अब देखिए एक समरी के तौर पर बताया जाता है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इसके बारे में एक राइटर्स लिखते हैं कि मुस्लिमों की एक पुरातन परंपरा की एकता को, पुरातन एकता को नष्ट करने का कलंक इसी शासक को जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये देखिएगा कि मुस्लिमों की परंपरागत प्राचीन एकता को, समरी तौर पर बता रहा हूँ, मुस्लिमों की परंपरागत प्राचीन एकता को खत्म करने का कलंक इसी शासक को जाता है, ऐसा लिखा। और दूसरा पॉइंट ये भी बताया जाता है कि इसके देखिए एक इसके नाम में संत थे, संत निजामुद्दीन औलिया नाम था, शायद ऐसे कुछ नाम था, निजामुद्दीन औलिया। इससे इसका बैर होता था, द्वेष था, औलिया,
ये इससे द्वेष करता था। क्यों करता था? क्योंकि और ये संत को कुल मिला के काजे ह्यूमिलेट करने के लिए अपने दरबार में बुलाया करता था। कहता है उसको उसके सामने सलाम करें, उसको ये करें, लेकिन ये शेख सलीम चिश्ती ये वहाँ जाया नहीं करते थे और किसी अपने प्रतिनिधि को भेज देते थे, खुद नहीं जाया करते थे। कुल मिला के ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस दिल्ली के सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया के प्रति द्वेष प्रकट किया गया है? तो निजामुद्दीन एक नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये जो मैंने साइड पढ़ाई कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बारे में, खुसरो खां मेन कैरेक्टर रहा जीवन में, जिसने प्रेम संबंध बताए गए और यही उसकी मृत्यु का कारण भी बना। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की मृत्यु का कारण है खुसरो खां से प्रेम भी था। अब खुसरो खां गद्दी पर बैठता है तो याद रखिए खुसरो खां क्वालिटी। ये कौन है खुसरो खां? मुबारक हसन, हो सकता है नाम में कन्फ्यूजन हो, अभी हम देख लेंगे। तो मुबारक हसन खुसरो खां उपाधि किसने दी थी? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने। बारूद संप्रदाय का था, हिंदू लड़ाका था, गुजराती हिंदू था, गड़रिया जाति का। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इसने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था और ये एक भारतीय मुसलमान था। दिमाग में ये बात सेट कर लीजिएगा कि खुसरो खां एक भारतीय मुसलमान था और सेकेंड टाइम दिल्ली सल्तनत के इतिहास में कोई ऐसा भारतीय मुसलमान आ रहा है जो सत्ता में फिर से जगह बना रहा है। पहला कौन था? इमादुद्दीन रेहान, जो नसरुद्दीन महमूद जब बलबन प्रधानमंत्री था तो उसने अपनी सत्ता को हस्तांतरित कर लिया था। लेकिन दोनों में बेसिक अंतर ये रहेगा कि खुसरो खां सुल्तान बनता है भारतीय मुसलमान और लेकिन दूसरा भारतीय मुसलमान, लेकिन पहला मुसलमान जो इमादुद्दीन रेहान होता है वो सिर्फ एक प्रधानमंत्री के पद पे 1 साल तक तैनात रहता है। खुसरो खां तो कुछ मुश्किल से 3 से 4 महीने तक ही रह पाता है। ठीक है सुल्तान, ठीक। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जहां हम लोग खिलजी वंश का लास्ट टॉपिक नसरुद्दीन खुसरो खां को डिस्कस करेंगे। चलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट करेंगे। ये स्लाइड में हम लोग खिलजी वंश का एक लास्ट वीडियो है, उस लास्ट टॉपिक है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जलालुद्दीन, फिर अलाउद्दीन, फिर मुबारक शाह, देन अब इस खुसरो शाह, उस पर चर्चा करते हैं। खुसरो खां का टाइम पीरियड कुछ खास नहीं रहा, उसके 4 से 5 मंथ का टाइम पीरियड था। 1320 में इसका स्टार्टिंग हो, 1320 सितंबर 1320 में इसका खत्म हो जाता है। तो देखिए अब नसरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है, 1320 ये टाइम पे कुछ खास पीरियड नहीं था। देखिए सबसे बड़ी बात, जो मुबारक हसन था, खुसरो खां की उपाधि मिली थी और मुबारक शाह को हत्या करने के बाद स्वयं सुल्तान बन जाता है और ये नाम रखता है नसरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है और इस अपनी एक पैगंबर का सेनापति। एक बात और याद आई मुझे, उस मुबारक शाह जो इससे पहले शासक था, उसने स्वयं को खलीफा कहा था। ठीक है, स्वयं को खलीफा कहा, तो खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा की सत्ता को सिरे से नकार दिया था और स्वयं को खलीफा कहा था? तो मुबारक शाह। ठीक है, तो नसरुद्दीन खुसरो शाह पैगंबर का सेनापति ये उपाधि ली थी। सबसे बड़ी बात, इसके बारे में 2 बात याद रखिएगा। पहला पॉइंट है, यह एक भारतीय मुसलमान है, भारतीय मुसलमान, क्योंकि पहले ये हिंदू था और फिर इसने इस्लाम धर्म कबूल किया, मुसलमान था। और दूसरा बात है, ये खिलजी नहीं है। खिलजी मतलब में इसको हम कोरिलेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में खिलजी नहीं है, ये पॉइंट। तो जब ये सत्ता में आता है, इसको भी दोनों बातें पता होती हैं कि ये भारतीय मुसलमान है और पूरी तरह से मुसलमान नहीं, क्योंकि पहले हिंदू था, और दूसरी बात खिलजी नहीं है। तो इसको अपने दरबारियों को समर्थन नहीं मिलेगा और इसी समर्थन को पाने के लिए इसने क्या किया कि सभी को, जो खिलजियों के समर्थक थे, ठीक है, पहले तो उसने क्या किया कि धन, उपाधियों और पदों का अपव्ययतापूर्ण वितरण किया और सबको अच्छे अच्छे पद दे दिए, सबको अच्छे अच्छे पद दिए। जैसे मुबारक शाह का सेनापति था, कुछ नाम बुहाउद्दीन था, शायद इसका नाम बहाउद्दीन था, इसको ताज उल मुल्क की उपाधि दे दी और इसका पद को परमानेंट कर दिया, इसको परमानेंट कर दिया। अभी तक संविदा में था, परमानेंट कर दिया। और अला उल मुल्क था, इसकी मुल्तानी उसने परमानेंट कर दी। ओके, इसी तरह कई थे।
जैसे फ़खरुद्दीन जूना खां, नाम याद रखिएगा, फ़खरुद्दीन जूना खां, इसको शाही अश्वशाला का अध्यक्ष बना दिया गया। और इसके पिता, याद रखिए, नाम रखिए कि इसके पिता जो गाजी मलिक, इनको पंजाब का सूबेदार और सीमा रक्षक बना दिया गया। ठीक, अच्छा पद स्थायी कर दिया गया। तो उसने इस तरह कहा कि जो दरबारियों थे उनका मैं विश्वास पास जीत लूँगा और अपना पर परमानेंट रखा रहूँगा। और साथ ही साथ जो खिलजियों के समर्थक, जो कट्टर समर्थक थे, उनको या तो कैद करवा दिया या फिर उनकी हत्या करवा दी। ठीक है, तो इस तरह अपना कुल मिलाकर अपने पद प्रतिष्ठा को ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। और धीरे धीरे अपने उसने एक सत्ता कबूल भी कर ली। लेकिन क्या पॉइंट कहाँ पर उड़ रहा है, ये एक भारतीय मुसलमान है। ये बात तुर्कों को हजम नहीं हो रही थी, ये तुर्कों को हजम नहीं हो रही थी। तो इसको क्या किया, इसके अगेंस्ट एक नारा दिया गया था, इसको इस्लाम का शत्रु भी कहा गया। उन्होंने इसे इस्लाम का शत्रु कहा। इस्लाम का शत्रु कहते हुए इस्लाम खतरे में है, ये इस्लाम खतरे में है, ये नारा दिया। ठीक है, इसके शासनकाल में। लेकिन अब देखिए एक ऐसे ग्रुप का उदय होने लगा जो इसके विरोध में थे, क्योंकि तुर्की अपने आप को उच्च नस्ल या उच्च जाति का मानते थे। इस बात का उसमें अहंकार था। वे कभी भी एक ऐसे व्यक्ति की सत्ता को स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो भारतीय मुसलमान हैं, दूसरी बार पहले हिंदू था और अब मुसलमान बन गया और एक गैर तुर्की है, इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। तो इनका एक ग्रुप बन गया, एक संगठन बन गया। उसका हेड कौन था, गाजी मलिक, इसी का पुत्र था जूना खां या फ़खरुद्दीन जूना खां। गाजी मलिक हेड किया। अब इसने क्या किया, अब ग्रुप तो बन गया और धीरे धीरे एक ग्रुप बना, अपने ग्रुप को एक्सटेंड करना शुरू किया और सारे सूबेदारों में ये बात फैलाना शुरू कर दी कि ये नसरुद्दीन खुसरो शाह है, ये इस्लाम का शत्रु है, ये गैर तुर्की है, भारतीय मुसलमान है, हम इसकी सत्ता को स्वीकार नहीं कर सकते, इसके अगेंस्ट विद्रोह करना चाहिए। इस तरह कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की। तो इसमें देखिए सिर्फ 3 ही सूबेदार आ गए थे, लेकिन जो अच्छे जो सूबेदार थे, जैसे अलाउल मुल्क था, वो नहीं आया। अलाउल मुल्क था, ज़्यादातर अलाउल मुल्क था, ये इसके सपोर्ट में नहीं आया। निजामुद्दीन औलिया का इसको समर्थन मिल गया। अभी तक मुबारक शाह को इसका, मुबारक शाह से इनकी पटरी नहीं खा रही थी, अब ये शासन से खाने लगी। अलाउल मुल्क नहीं आया था, मुल्क समर्थन में, सुल्तान समर्थन में था। इससे ये क्यों समर्थन थे, क्योंकि ये इस बात को एक्सेप्ट कर रहे थे कि इस्लाम खतरे में है। संभवतः ये बात गलत है, ये सब बदल, ऐसा कोई खतरा नहीं, क्योंकि इनके तो पद बने हुए थे, इनको किसी तरह कोई परेशानी नहीं थी, जनता में कोई परेशानी नहीं थी। सिर्फ एक मिथ्या कंसेप्शन फैलाया जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक महत्वाकांक्षी, ये गाजी मलिक अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए इसने एक मिसकंसेप्शन सामने फैलाने की कोशिश की कि इसके अगेंस्ट। और फिर टॉपिक यही था जाति। तो इसने फिर क्या किया, एक जातीय समीकरण बनाते हुए, जब इसको अच्छे सूबेदारों का, अच्छे सेनापतियों का, अच्छे सेनानायकों को समर्थन नहीं मिला, तो एक जातीय समीकरण बनाना शुरू कर दिया और निम्न स्तरीय मुसलमान पदाधिकारियों का एक ग्रुप बनाया। ठीक है, जब टॉप लेवल के अधिकारी नहीं मिलते तो निम्न स्तर के पदाधिकारियों का ग्रुप बना लिया और उसका हेड बन गया, और उनको फिर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे षड्यंत्र या उत्तेजित करना शुरू किया और उनको विरोध करके और विरोध में खड़ा कर दिया। और इसीलिए एक सेना टाइप की बना ली। और 1320 में, सितंबर 1320 में गाजी मलिक और नसरुद्दीन खुसरो शाह का इंद्रप्रस्थ में युद्ध होता है। इंद्रप्रस्थ में, मैंने बिल्कुल समरी तौर पर बताया है, इंद्रप्रस्थ में युद्ध होता है जिसमें खुसरो शाह पराजित होकर मारा जाता है और गाजी मलिक जीत जाता है। अब देखिए, कुछ राइटर ऐसा लिखते हैं कि गाजी मलिक ने ऐसा इसलिए नहीं किया था, वो सत्ता नहीं चाहता था, कुछ राइटर्स ऐसा लिख देते हैं कि वो सत्ता नहीं चाहता था। युद्ध जीतने के बाद भी उसने सिंहासन लेने से मना कर दिया था और अमीरों ने उसके रिक्वेस्ट की थी कि आप ही सुल्तान बनिए, आपने हमारे सुल्तान को हराया है, तो उसने 2-3 बार मना किया। कह रहे इनका कोई
खिलजी वंश का कोई राजकुमार जीवित हो, जेल में देखा जाए, कोई जीवित हो, कोई कहा जाए उसका पुत्र जीवित हो या पपौत्र जीवित हो, तो उसको आप सिंहासन बैठा दिए, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं सुल्तान नहीं बनूंगा। लेकिन एट लास्ट अमीरों ने उनके हाथ पैर जोड़े, उनके पैर छोड़ ही नहीं रहे थे, तो इन्होंने सुल्तान पद का स्वीकार कर लिया। लेकिन ये बात सब राइटर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कह रहे ये महत्वाकांक्षी था, इसने जो पूरी पॉलिसी, ये जो षड्यंत्र रचा था सिर्फ सुल्तान बनने के लिए ही रचा था। और एट लास्ट जब ये सुल्तान बनता है 1320 में गयासुद्दीन तुगलक नाम से, गयासुद्दीन तुगलक वंश का स्टार्ट हुआ। यहाँ से गयासुद्दीन तुगलक नाम से ये सत्ता में सुल्तान बन के बैठ जाता है 1320। और इसके बाद लगभग 140 सालों तक 1440 तक तुगलक वंश चलता है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो से चर्चा करना स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत ही कहते हैं इसका टाइम, खुसरो शाह का टाइम पीरियड छोटा सा रहा, लेकिन मेन पॉइंट है भारतीय मुसलमान था। इसी पॉइंट को लेके गाजी मलिक ने 2 चालें चली। पहले तो उसने टॉप लेवल के अधिकारियों को फंसाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने समर्थन नहीं दिया, क्योंकि इनका मानना था कोई इस्लाम खतरे में नहीं है, आप बस जनता को जाति समीकरण के आधार पर उलझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब निम्न स्तर के पदाधिकारियों को उसने जाति समीकरण पर उलझाने की कोशिश की तो वो मान गए और एक सेना एकत्र की, और इंद्रप्रस्थ में दोनों के बीच युद्ध होता है, जिसमें गाजी मलिक जीतता है और गयासुद्दीन तुगलक नाम से सत्ता में बैठता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बात है, अब देखो इसका असैसिनेशन किया जाता है, मैंने मूल्यांकन जब किया जाता है तो ये देखा जाता है कि पहला पॉइंट आता है कि क्या गाजी मलिक वास्तव में ईमानदार था, क्या वो सुल्तान बनना नहीं चाहता था। ये बात सिरे से नकार दी जाती है कि गाजी मलिक पूर्ण रूप से सुल्तान बनने का इच्छुक था, इसीलिए उसने ऐसा किया। क्यों, कारण क्या थे कि पहले ये 2 मौके ऐसे आए थे, 2 मौके ऐसे आए थे। पहला मैंने बताया बलबन के टाइम था, जब नसरुद्दीन महमूद सुल्तान था, बलबन प्रधानमंत्री था, तो इमादुद्दीन रेहान 1 साल के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होता है, और उसको जब सत्ता का हस्तांतरण किया जाता है तो सिर्फ इसी आधार पर हस्तांतरण किया जाता है क्योंकि तुर्की लोग एक भारतीय मुसलमान की सत्ता को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उन्हें अपनी नस्ल की श्रेष्ठता का अहंकार आ गया था। ठीक, और यही बात यहाँ पर भी अप्लाई हो रही थी, यही बात यहाँ पर अप्लाई होती थी, और वहाँ भी बलबन ही सुल्तान बनना चाहता था और यहाँ पर गाजी मलिक सुल्तान बनना चाहता था। कारण एक है तो उसका उद्देश्य भी एक माना गया है। अब राइटर्स लिखते हैं कि इसके बारे में बर्नी ने लिखा है, बर्नी, क्योंकि तत्कालिक रूप से बर्नी भी तुर्की ही था, तो बर्नी ने लिखा है कि बर्नी ने अपने लेख के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की है कि खुसरो शाह अमीरों जनता के बीच में अप्रिय था, लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस बात को डिनाई करते थे, जब अप्रिय था तो ये लोग इसको समर्थन क्यों दे रहे थे, जनता इसको समर्थन क्यों दे रही थी। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट जब आगे बढ़ते हैं तो और ये बताते हैं कि मुस्लिम तुर्कों की नस्ली श्रेष्ठता उन पर हावी हो गई थी, उनका अहंकार उन पर हावी होने लगा था। इस तरह की बात जब आ रही थी तो बर्नी की बात को पूरी तरह डिनाई कर दिया जाता है कि बर्नी ने भी उस बात को पूरी तरह अप्लाई नहीं होने दिया। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ बताते हैं कि इस्लाम खतरे में है। दूसरी बात यहाँ बताया गया इस्लाम खतरे में है, तो हाँ इस बात को ये बात मानी जाती है कि हाँ इस्लाम खतरे में है। ये बात मिसकंसेप्शन फैलाया गया। तो जब आधुनिक इतिहासकार कहते हैं कि कोई सुल्तान पूर्व में क्या था, इस बात का औचित्य कोई नहीं रखता, इस बात का कारण का उचित महत्व तो नहीं है। वर्तमान में वो मुसलमान था और मुस्लिम धर्म के हित में उसने कोई भी कार्य नहीं किया था, कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया था जिससे मुस्लिम समुदाय की एकता को ठेस पहुंचा, ऐसा कोई भी उसने कार्य नहीं किया था। ठीक है, और दूसरी बात उसको इस पद पे, इस आधार पर जब उसने मुस्लिम के अगेंस्ट कोई कार्य ही नहीं किया था तो उसको इस आधार पे कि वह भारतीय मुसलमान है और इस आधार पे उसको उसमें पद से हटा दीजिए, गलत है। क्योंकि इस्लाम, देखो यहाँ बात आधुनिक इतिहासकार लिखते हैं, इस्लाम जनवादी की उस भावना को, उस जनवादी की उस सिद्धांत का दावा करता है, जनवादी के उस सिद्धांत का दावा करता है जिसमें राजत्व का सिद्धांत किसी एक वर्ग विशेष का एकाधिकार नहीं है। याद रखिएगा, क्या बहुत ही मैं डिस्क्रिप्टिव वाला पॉइंट बता रहा हूँ कि जब बर्नी ने ऐसा लिखा, जब बर्नी ने ऐसा लिखते हैं, चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, उसमें नस्ली श्रेष्ठता का, नस्ली से तुर्की लोग नस्ली श्रेष्ठता को
अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे थे, इसलिए उसने हटा दिया अपने पद से। और बर्नी भी इस बात को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि बर्नी खुद एक तुर्की था। उसने लिखा है कि सुल्तान जनता और अमीरों के बीच में अप्रिय हो रहा है। उसने दिखाने की कोशिश की है कि जनता और अमीरों के बीच में अप्रिय था, लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस बात को डिनाई करते हैं। रीज़न क्या था कि वो भारतीय मुसलमान था, लेकिन उसने मुस्लिम धर्म के अगेंस्ट कोई भी कार्य नहीं किया था। तो किस आधार पर उसने उसको सत्ता से हटाने की कोशिश की गई? क्योंकि वो मुसलमान था, उसने इस्लाम के अगेंस्ट कोई भी कार्य नहीं किया। तो इस्लाम का तो ये सिद्धांत ही रहा तात्कालिक रूप से कि जनवादी विचारधारा का सिद्धांत था, जिसमें यह बताया गया कि राजत्व का सिद्धांत किसी वर्ग विशेष का एकाधिकार नहीं है। राजत्व का सिद्धांत वर्ग विशेष का एकाधिकार नहीं है, और सिंहासन पर वही बैठेगा जो सत्ता को धारण करने की शक्ति ले रखता है। अर्थात सिंहासन पर वही व्यक्ति बैठेगा जिसको सिंहासन की शक्ति धारण करने की हिम्मत हो या बल हो। ठीक है, मैंने शुरुआत में ही बताया था, जब अलाउद्दीन खिलजी का टाइम स्टार्ट हुआ था, मैंने कहा था सत्ता वही संभालेगा जिसमें सत्ता संभालने की शक्ति हो। इस आधार पर बर्नी के स्टेटमेंट को डिनाई कर दिया गया। और पहला स्टेटमेंट भारतीय मुसलमान वाला, तो उसने ये बताया कि नस्ली श्रेष्ठता का भाव था। ये बात उस समय भी 2050 के आसपास, जब बलबन का टाइम था, तब भी हुई थी। तो जब कारण एक था, परिणाम एक था, तो उसका उद्देश्य भी एक था, क्योंकि बलबन सुल्तान बनना चाहता था और यहाँ गाजी मलिक सुल्तान बनना चाहता था। फिर से एक बात समझिए इस बात को। पहला कारण था भारतीय मुसलमानों के आधार पर उसको हटाया गया। भारतीय मुसलमान है इसलिए उसको हटाया गया। इसलिए नहीं हटाया गया क्योंकि वो एक भारतीय मुसलमानों की तुर्कों पर सत्ता एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। यही बात रेहान के टाइम भी हो, यही बात यहाँ पे हो। इसीलिए उसको इस आधार पर नहीं हटाया गया भारतीय मुसलमान, तो उसे इस आधार पर हटाया गया तुर्की उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। दोनों बार यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। फिर बर्नी लिखता अप्रिय होने लगा था। कह रहे क्यों अप्रिय हो रहा था? क्योंकि ये क्योंकि ये पहले हिंदू तो था, लेकिन जब वो मुस्लिम एक्सेप्ट बन गया, तो मुस्लिम बनने के बाद उसने इस्लाम के अगेंस्ट कोई भी कार्य नहीं किया। और इस्लाम की यही सिद्धांत भी था कि जिसके पास पावर होगी वही शासन पर बैठेगा, सत्ता पर किसी वर्ग विशेष का अधिकार नहीं है कि सिर्फ तुर्की ही सत्तान बैठेंगे, ऐसा कोई अधिकार नहीं था। अब फिर एक तीसरा पॉइंट आता है, कहते उसने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उसने महल में मूर्ति पूजा इस तरह आगे आदेश दे दिए थे, इस्लाम को दुष्प्रचार करवाया था, इस्लामी के जो पवित्र ग्रंथ हैं उनका अपमान किया था। तो कहते हैं ये सिर्फ, आधुनिक इतिहासकार लिखते हैं कि ये सिर्फ गाजी मलिक की महत्वाकांक्षाओं को छुपाने का और उसके एजेंडे को या उसके उद्देश्य को पूर्ति करने का, इसको छिपाने का और उद्देश्य की पूर्ति का बस एक तरीका था। ऐसा कुछ नहीं था। कहीं भी उसने मूर्ति पूजा के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिले जिसमें उसने इस्लाम के पवित्र ग्रंथों का अपमान किया हो, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिले। तो इस आधार पे इसने यहाँ पे दोनों बात को, मैंने कहा था कंपैरेटिवली हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे 3 पॉइंट क्लियर होते हैं। एक बार फिर से पूरा देखते हैं। नसीरुद्दीन खुसरो शाह 1220 में बैठता, भारतीय मुसलमान होने के कारण इसको अपने गद्दे से हटाना पड़ता है। थोड़ी गर्मी ज़्यादा है। तो गाजी मलिक खुसरो शाह को इंद्रप्रस्थ में हराने के बाद गयासुद्दीन तुगलक नाम से सत्ता में बैठता है। अब तुगलक वंश की स्टार्ट होती है, जो लगभग 120 सालों तक चलता है। सबसे लंबा पे दिल्ली सल्तनत पे सबसे लंबा काल गयासुद्दीन तुगलक वंश का होता है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ से आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अब मिलेगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग तुगलक वंश की स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। आपके मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, अपनी राय अवश्य दीजिए। अपने कोई क्वेश्चन हो उसको अवश्य पूछिए। यदि आप अपने कमेंट्स देते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे और अच्छे से अच्छे मैं मेथड प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।